नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेलवे की तरफ से जो एक नई वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक है। डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEM नंबर 6/2025, यानी कि दोस्तों जो रेलवे की ये जो वैकेंसी आई है तो उसका जो विज्ञापन संख्या है तो वो है 6/2025, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो देखिए ये जो है दोस्तों, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट्स ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि ग्रेजुएट, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, ठीक है। यानी कि NTPC, ठीक है। NTPC के नाम से ये पोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। यानी कि रेलवे ने NTPC के लिए जो वैकेंसी जारी की है तो उसी के बारे में जो है इसमें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। देखिए, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो है इस विज्ञापन के बारे में आया था 4/10/2025 को आया था, ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अक्टूबर 2025, ठीक है दोस्तों। यानी कि 21 अक्टूबर 2025 से जो है दोस्तों आप लोग ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/11/2025 23:59 तक, ठीक है दोस्तों। यानी कि लास्ट डेट जो है दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए है 20 नवंबर 2025 है। आप रात के 11:59 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि जो कैंडिडेट अपना फॉर्म जो है भर चुके हैं और पेमेंट नहीं किए हैं तो उनका लास्ट डेट पेमेंट का है 22 नवंबर 2025 है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, प्लीज नोट डिटेल्स filled in, create an account form and choose an RRB cannot be modified। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर अप्लाई करने में कोई चीज अगर गलत हो गया है तो उसको जो है सो आप मॉडिफिकेशन फीस के साथ जो उसको करेक्शन कर सकते हैं, और उसका डेट है दोस्तों 23 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल ascribe candidates must provide the dear ascribe details in the application portal। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों ascribe कैंडिडेट हैं
तो वो जो है अस्क्राइब का डिटेल उनको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के लिए जो डेट है उसका डिटेल वो है 3/12/2025 से 7/12/2025 तक वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी में कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। देखिए, पहला है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, तो इसका जो है सो दोस्तों ये लेवल 6 का है। ठीक है, सैलरी, और इसका जो इनिशियल पेमेंट है वो 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B2 का चाहिए। एज जो है चाहिए 1/1/2026 के अनुसार जो है सो एक एज चाहिए 18 से 33 इसका चाहिए। टोटल वैकेंसीज है इसमें यानी ऑल RRBs मिलाकर 161 वैकेंसीज। ठीक है, अगला है स्टेशन मास्टर। तो ये लेवल 6 का जॉब है। इसका इनिशियल पेमेंट 35,400 है और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। एज जो है 18 से 33 है। वैकेंसी इसमें 615 पोस्ट के लिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए जो है दोस्तों लेवल 5 का है ये पेमेंट। इसका इनिशियल सैलरी 29,200 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का है और इसमें एज 18 से 33 चाहिए। टोटल वैकेंसी इसमें 3,416 है। ठीक है, आगे देखिए, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें लेवल 5 का सैलरी मिलेगा। इनिशियल पेमेंट इसका 29,200 है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का, एज जो है 18 से 33 चाहिए। टोटल वैकेंसीज 921 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें लेवल जो है 5 का सैलरी मिलेगा। आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगा। इसका इनिशियल पेमेंट 29,200 है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का है। एज 18 से 33 है। टोटल वैकेंसीज 638 है। आगे देखिए, ट्रैफिक असिस्टेंट का है। इसमें लेवल 4 का ये जॉब है। इनिशियल पेमेंट 25,500 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का है। एज 18 से 33 है। टोटल वैकेंसीज 59। ठीक है, यानी इसमें ग्रैंड टोटल जो है दोस्तों 5,810 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 5,810 वैकेंसीज जो है दोस्तों इसमें निकाले गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक चीज देखिए दोस्तों, देखिए क्या करा है कि दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड हेंस शुड नॉट अप्लाई। यानी जिनका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट को जो है अगर कोई सरकारी जॉब से निकाला जा चुका है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या फिर स्टेट जॉब में हो, अगर उससे निकाला गया है तो वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी मिलता है दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो वो अपना डिटेल इसमें देख लेंगे।
इसमें आपको दोस्तों मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, ठीक है, वो आपको होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें, आप इसमें डिटेल अपना देख सकते हैं इसमें, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ये सब इतना चाहिए ये सब। ठीक है, जनरल फिटनेस यानी फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ये सब चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी नेशनलिटी सिटीजनशिप कहाँ का होना चाहिए उसका ना। तो देखिए दोस्तों, सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और Tibetan refugee who came over to India before एक before 1/1/1962 with the intention of permanently sitting in India। पहले समझ लीजिए, देखिए दोस्तों, और क्या है आगे, देखिए अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, पहले यहाँ तक समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल का नागरिक होना चाहिए या फिर भूटान का नागरिक होना चाहिए, या फिर देखिए जो देखिए और टाइबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1/1/1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। यानी कि जो भी ताइवान का, ठीक है, जो भी ताइवान से जो भी लोग आए हैं 1/1/1962 से पहले और परमानेंट इंडिया में सेटल हो चुके हैं, तो वो लोग जो है सो भर सकते हैं इसको फॉर्म। आगे देखिए क्या है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायर, एथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि जो भी भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति थे और वो पहले जो है मतलब पाकिस्तान, बर्मा ये सब में जो भी रह रहे थे, तो वो जो है भारत आ चुके हैं, ठीक है, वो जो है सो भारत में अब आ चुके हैं, शरणार्थी जो शरण ले चुके हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और परमानेंट जो यहाँ पर सेटल हो गए हैं। कहाँ कहाँ का है देखिए, कहाँ कहाँ का जो शरणार्थी है वो आए थे, तो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलवई, जायर, एथोपिया एंड वियतनाम, ठीक है। तो ये देश का जो भी नागरिक जो थे भारतीय मूल के, तो वो जो है भारत में परमानेंट सेटल हो चुके हैं, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यानी इसमें कहने का मतलब है कि उनको सर्टिफिकेट देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भी जारी हुआ है कि वो परमानेंट इंडिया में सेटल हो चुके हैं, तो वो सर्टिफिकेट उनको लगेगा इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी वो सर्टिफिकेट उनको देना होगा। चलिए अब बात कर लेते दोस्तों, एज लिमिट क्या है, ठीक है।
तो देखिए एज लिमिट क्या है दोस्तों, तो 18 से 33 है एज लिमिट। देखिए लोअर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026, ठीक है, यानी कि लोअर एज लिमिट 1/1/2026 के अनुसार जो क्या कर रहा है कि नॉट बॉर्न आफ्टर, ठीक है, ये सभी कैटेगरीज के लिए है, यानी 1/1/2008, ठीक है। तो इनको जो है इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये है अपर एज लिमिट, ये भी है 1/1/2026 के अनुसार, ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, यानी कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए। जैसे जो भी यू आर है ईडब्ल्यूएस है तो उनको 2/1/1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल में है तो उनको 2/1/1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। और एससी एसटी के कैंडिडेट है तो उनको 2 जनवरी 1988 से पहले का जन्म उनका नहीं होना चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कुछ छूट भी है, देखिए किनको किनको छूट है। देखिए तो जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको 5 इयर्स छूट मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट है जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स है 3 साल का उनको छूट मिलेगा। देखिए एक्स सर्विसमैन विद एट लीस्ट 6 मंथ्स कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, जो 6 महीना लगातार काम कर चुके हैं कम से कम, तो एक सर्विसमैन को जो है सो वहाँ पर एक सर्विसमैन में 3 प्रकार का है, जिसमें देखिए एक सर्विसमैन अगर यू आर एन इन डब्ल्यू एस है तो उनको 3 साल का उनको छूट मिलेगा, ठीक है। और जो एक सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट है तो उनको 6 साल का मिलेगा। एक सर्विसमैन एससी एसटी है तो उनको 8 साल का मिलेगा, ठीक है, छूट। ठीक है, देखिए अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी में यू आर एन ईडब्ल्यूएस है तो उनको यहाँ है ना, देखिए पर्सन्स विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी, तो इसमें भी 3 प्रकार का कैटेगरी है। अगर इसमें यू आर एन ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल इनको छूट मिलेगा। और ओबीसी यानी कि एनसीएल में है तो उनको 13 साल छूट मिलेगा। और अगर एससी एसटी में है तो 15 साल इनको छूट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड erstwhile group D railway staff with minimum 3 years service as well as substitutes with minimum 3 years service in continuous or in broken spells in railways, तो उनको अगर वो यू आर है और ईडब्ल्यूएस में है तो उनको, तो वो जो है 40 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी में अगर है, एनसीएल में तो वो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट तो वो 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए, कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स कोऑपरेटिव साइंटिस्ट, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, तो वो जो है अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड और 5 इयर्स विच एवर इज लेस, यानी कि उनको जो है 5 साल का उनको छूट मिलेगा। बस 5 साल से पहले वो रिटायर का एज में नहीं पहुंचना चाहिए उनको, ठीक है। जैसे अगर कोई 55, अगर 60 साल का रिटायरमेंट डेट है तो अगर 55 अगर उनका मान के चलिए कि जैसे अगर उनका 51 साल हो चुका है तो 5 साल, अगर 51 साल में नहीं दोस्तों, जैसे 56 हो गया है तो अगर उनको 5 साल मिलेगा तो फिर 61 हो जाएगा ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर वो छूट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला है फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोड डाइवोर्स्ड और जुडिशियरी सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट
रीमैरिड, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो महिला कैंडिडेट जो कि विधवा है या जो डाइवोर्स्ड है, जो तलाकशुदा है, या फिर जो जुडिशियरी यानी कि न्यायालय के द्वारा जो अपने हस्बैंड से अलग हो चुके हैं लेकिन दोबारा शादी नहीं की है, तो उसको जो है, अगर वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो 35 साल तक भर सकते हैं फॉर्म। ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट है तो 38 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है सो आगे इसका मैं बता दूंगा डिटेल में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा। देखिए, तो सभी कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों जो है वो आपको कितना लगेगा, सभी मतलब जिसमें रिजर्वेशन को छोड़ करके आपको 500 रुपये फीस लगेंगे, जिसमें जो है दोस्तों 400 रुपया आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दीजिएगा तो आपको 400 रुपया आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है। और जो भी SC ST के कैंडिडेट है या फिर जो भी है एक्स सर्विसमैन है ना, PWBD जो भी रिजर्व कैंडिडेट है, फीमेल है, तो उनको जो है 250 रुपया लगेगा, जिसमें वो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम अगर देंगे तो उनको वो पैसा वापस हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, ओनली कैंडिडेट्स ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड एबव। ठीक है। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS रिजर्वेशन में आप क्या क्या है क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है। ये पर्सन्स विद यानी PWBD के लिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं इसमें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा जो भी जॉब में है, तो देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोस्तों इसमें आपको अ, 2 फेज में एग्जाम होता है, PT और मेंस यानी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। और पोस्ट के हिसाब से आपको जो है फिर स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है सेकेंड स्टेज का एग्जाम, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा जैसे टाइपिंग टेस्ट हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, तो उसका जो नंबर होगा, जो मार्क्स होगा, उसको जोड़ करके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है दोस्तों। ठीक है। दोस्तों जो फर्स्ट स्टेज का जो भी एग्जाम होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। ठीक है। कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट के लिए होगा। ठीक है। और जिसमें आपको देखिए 90 मिनट आपको समय मिलेंगे एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन देखिए क्या क्या उसमें रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न
जो है सो रहेंगे, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न और रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 मार्क्स यानी 0.33 मार्क्स जो है आपको माइनस हो जाएंगे सही में से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी अवेलेबिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन shall continue to be considered only against OBC, NCL, SC, ST, EWS, PWBD and ex-servicemen for all subsequent stages of recruitment process। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम पास करेंगे तो शॉर्ट लिस्ट उनको चुना जाएगा, सेकेंड स्टेज के एग्जाम के लिए चुना जाएगा उनको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, the questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसका सिलेबस क्या है देखिए, ये मैथ है तो मैथ में आपको देखिए क्या क्या प्रश्न, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाएंगे। देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, fractions, LCM, HCF, ratio and proportions, percentage, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra। ठीक है, ज्योमेट्री एंड ट्राइगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग से जो भी जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वही सब पूछा जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस से लगभग आप लोग जानते ही हैं, इसमें जीके से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो रहता है ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सबसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, तो ये सब रहता है इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम को सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही फिर कट ऑफ पार करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए देखिए कम से कम आपको यूआर को 40% नंबर लाने होंगे। जैसे 100 का है तो कम से कम उनको 40 नंबर लाना होगा। ईडब्ल्यूएस को 40 नंबर लाना होगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 30% नंबर लाने होंगे। एससी को 30% नंबर लाने होंगे। एसटी को 25% नंबर कम से कम लाने होंगे उनको। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी को जो है सो 2 मार्क्स का रिलैक्स उनको मिलेगा। ठीक है, देखिए फिर फर्स्ट स्टेज का एग्जाम को पास करने के बाद उनको सेकेंड स्टेज का एग्जाम जो है सो फिर पास करना होगा। देखिए उसके लिए क्या है दिया हुआ, 90 मिनट समय मिलेंगे, लेकिन इस बार क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से रहेगा, 35 प्रश्न मैथ से रहेगा और 35 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे। बात सेम है, 120 नंबर का मिलेगा और एक गलत होने पर 1/3 आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 0.33। ठीक है, बाकी इसमें भी सब्जेक्ट सब सेम है। ठीक है, जो पीटी में था वही मेंस में होगा। क्वालिफाई करने के लिए जो भी है इसमें भी सब सेम है दोस्तों। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम जो है देखिए क्या है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस स्टेजेस shall be based on the normalized marks obtained by them whenever CBT is conducted in multiple sessions for the same syllabus। यानी कि सेम सिलेबस के लिए जो है सो अनेक चरणों में एग्जाम होता है, अनेक सेशंस में एग्जाम होता है, तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBT
CBAT will be conducted after qualifying the second stage CBT only for candidates who have opted for स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट, यानी कि जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर उनको जो है देना होगा दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा उनको, ठीक है। और ये होगा स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। क्वालिफाई मार्क्स देखिए, क्वालिफाई मार्क्स द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is applicable to all candidates irrespective of community or category, that is irrespective of SC, ST, OBC, NCL, EWS, ex-serviceman, and no relaxation in the minimum T score is permissible. यानी दोस्तों जो मेंस में जो 120 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें सभी को कम से कम 42 नंबर लाना है दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को। इसमें SC ST के कैंडिडेट है तो उनको भी रिलीफ नहीं है इस मामले में। देखिए दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि CBTST, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर ओनली, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यानी कौन सा स्किल टेस्ट किस में होगा, देखिए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों इससे पहले बता चुका हूं मैं सैलरी के बारे में। तो इसमें कॉमन होगा फॉर ऑल पोस्ट के लिए, फर्स्ट में सेकेंड स्टेज में भी होगा कॉमन। देखिए स्किल टेस्ट क्या होगा, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्टेशन मास्टर तथा ट्रैफिक असिस्टेंट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। मेडिकल टेस्ट तो सबको देना ही है इसमें। देखिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, तो इसका सैलरी और लेवल ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ। देखिए इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि इसके लिए बस आपको कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए देखिए क्या है, इसमें होना चाहिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, इसमें भी आपको बस ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, इसके लिए क्या है देखिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, इसमें भी आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन में। आगे देखिए क्या है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए क्या है देखिए, तो इसके लिए जो है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर इज इसेंशियल, इसके लिए भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपके पास टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश
या फिर हिंदी का कंप्यूटर टाइपिंग स्किल होना चाहिए आपके पास। आगे देखिए क्या है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसमें है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इज एसेंशियल, यानी कि डिग्री होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन का और इंग्लिश या हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए क्या है, देखिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास का। ये दोस्तों सभी बोर्ड के हिसाब से कितना वैकेंसी है आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आरआरबी अहमदाबाद में जो है टोटल वैकेंसी कितना है, तो उसमें टोटल जो है 79 वैकेंसी है। इस तरह से आप पूरा डिटेल ब्यौरा इसमें देख सकते हैं। आरआरबी अजमेर का है, देख सकते हैं आप, बेंगलोर का हुआ, भोपाल का है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ हुआ, चेन्नई हुआ, गोरखपुर हुआ, गुवाहाटी हुआ, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, माल मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है। ठीक है, पटना में दोस्तों टोटल 23 पोस्ट के लिए है वैकेंसी। ठीक है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम है। तो आप देख सकते हो उतना है। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है SC/ST का, आपको यही सेंट्रल का बनवा के ले जाना होगा इसी का डॉक्यूमेंटेशन के समय। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि रेलवे की तरफ से जो NTPC की यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो नई वैकेंसी आई है तो उसी के बारे में बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।